नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का कैरियर आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर। इस सेशन में हम लोग जो हैं यहाँ पर यूपी पीसीएस 2025 के लिए एक क्वेश्चन आंसर सेशन करने जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन आंसर सेशन का जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। मैं हूँ कुमार अनुराग और मैं ही आपके साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी का ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है वो करूँगा। और इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे हम उनके डिटेल आंसर फॉर्मेट के साथ जो है यहाँ पर बात करेंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन और आंसर या उनके विकल्प ही नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी किसी भी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन के साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अगर चीजें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास रहेगा तभी आप एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं आपसे कहूंगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही प्राइमरी सेशन है और इसलिए प्रायोरिटी के तौर पर आप इस सेशन में जरूर जुड़िए, ठीक है। और इस सेशन में पूरी तरीके से जब तक ये सेशन चले तब तक आप सारे क्वेश्चंस को कवर करते चलिए और यहां पर देखते चलिए कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से आप जो है प्रिपेयर हैं खुद के लिए। अभी हमारे सामने विशाखा साक्या, चित्रा साहू, खुशी तिवारी और प्रद्युम्न यादव, ठीक है, ये सभी लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू करते हैं। वीना भी यहाँ पर है, नवनीश जो है उनका भी बहुत बहुत स्वागत, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन की। और इस क्वेश्चन आंसर के सेशन को सबसे पहले, चूंकि ये यूपी पीसीएस का, मैं बताऊं आपको कि चूंकि ये यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां पर जो क्वेश्चंस लेकर आया हूं उसमें मिक्स्ड है, यानी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी स्पेशल भी मिलेंगे आपको और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो शुरू करें अपना सेशन। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया, एक आसान क्वेश्चन आपको लगेगा यहां पर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देंगे तो मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो हैं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का जब आंसर करें तो इस आंसर को जो है वो आप क्वेश्चन नंबर और तब अपना आंसर या जो विकल्प है उसको यहां पर लिखेंगे, ताकि मुझे आसानी हो आपके आंसर को रिकॉग्नाइज करने में कि आप किस क्वेश्चन नंबर का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पर खुशी का जो आंसर है ना, खुशी का जो आंसर है वो ए है। विशाखा साक्या का आंसर भी ए है। प्रद्युम्न का आंसर भी जो है वो ए है, ठीक है। तो इस तरीके से जिनके जिनके आंसर ए आ रहे हैं वो मैं देखता चल रहा हूं। थोड़ा सा आप मुझे समय दें, मैं आप लोगों का सेशन जो है वो अपने सिस्टम में भी खोल लूं ताकि मुझे आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे दिख पाए, ठीक है। बस थोड़ा सा समय दे मुझे। जी, तो यहाँ पर जो है सभी के आंसर मुझे ए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सभी के आंसर ए दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो ए आंसर है वही सही है, बिल्कुल सही है। सभी का आंसर जो है वो ए है। मैं हाथ में ही ले लेता हूं मोबाइल ताकि आपके आंसर मैं देखता चलूं, ठीक है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है ये ए है। लेकिन दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो आपने आंसर कर दिया।
लेकिन ये है कहाँ? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है ना, लखीमपुर खीरी जिले में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं पीसीएस में कि जो लखीमपुर खीरी जिला है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है, तो जिला आपको ध्यान में रखना है लखीमपुर खीरी जिला है। ये भारत नेपाल है ना, भारत नेपाल के सीमावर्ती प्रदेश में है, भारत नेपाल के सीमा के निकट जो है इसकी उपस्थिति या इसकी अवस्थिति है, इसका लोकेशन जो है सीमा के निकट, ठीक है। और एक चीज और, अगर चूंकि आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पढ़ रहे हैं पार्ट, इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि किस तरीके के बायोजियोग्राफिक रीजन में ये आता है। तो एक्चुअली ये इस क्षेत्र के तराई है ना, ये यहाँ के तराई क्षेत्र में, यहाँ के तराई क्षेत्र में जो है वो आता है। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में आपको बताऊं ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर नमी बहुत ज्यादा होती है, या आप कहते हैं जब आप मैदानों का, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब आप मैदानों को बांटते हैं, ठीक है, तो मैदानों को आप 3 हिस्से में बांटते हैं। ठीक जो पर्वत से सटा हुआ क्षेत्र होता है, पर्वत से सटे हुए क्षेत्र को जो है वो आप भाबर प्लेन्स या भाबर के मैदान बोलते हैं, और ठीक भाबर के मैदान के बाद का जो क्षेत्र होता है वो तराई का क्षेत्र होता है। तराई के क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पर भाबर के मैदान में विलुप्त हुई जो नदियां हैं वो तराई के क्षेत्र में फिर से दिखाई देने लगती हैं, विजिबल हो जाती हैं। और चूंकि ये कोई निश्चित धारा के रूप में नदियां नहीं आती, बल्कि पतली पतली धाराओं के रूप में आती, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा आप कहते हैं दलदली स्थिति जो है वो बन जाती है। और ऐसे तराई के क्षेत्र हमेशा ही बहुत ज्यादा आप कहते हैं कि जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर वनस्पतियों और वनस्पतियों के साथ साथ जो जीव जंतु उन वनस्पतियों में अपना घर बनाकर रहते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इसीलिए तराई क्षेत्र में होने के कारण, चूंकि यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा है, पर्याप्त और आप कह सकते हैं बहुत अधिक जैव विविधता होने के कारण ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसको घोषित किया गया है, क्या, इसको घोषित किया गया है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, है ना, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और भी बता दूं आपको कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इसके क्षेत्र को देखेंगे और यहाँ की जो प्रमुख वनस्पति है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर साल के वृक्ष की अधिकता मिलती है, यहाँ पर साल के वृक्ष की अधिकता मिलती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर आपको ग्रासलैंड या घास भूमियां भी मिलेंगी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसा मैं बता रहा था कि तराई के क्षेत्र में नदी बहुत ज्यादा आ जाती है ना, उसका जल बहुत ज्यादा आ जाता है, इस वजह से ये दलदली क्षेत्र के रूप में भी आपको दिखाई देते हैं। तो दलदली क्षेत्र है ना, ये क्या है, ये दलदली क्षेत्र भी है, ये भी आपको समझना होगा, ठीक है, ये दलदली क्षेत्र भी है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से ये जानकारी हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जरूर याद रखें, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए जरूर याद रखें। और इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी मैं अगले प्रश्न में आपको दूंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के से ही रिलेटेड है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? चले क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेकंड का आंसर जो है वो चित्रा साहू ने दिया है सी, इशिता का आंसर है सी, और खुशी का आंसर है बी, इसके अलावा वीना का आंसर है डी, और प्रद्युम्न यादव का आंसर है सी, ठीक है। एक चीज और भी कहूंगा कि आप सभी जो है इस सेशन को अपने जो सहपाठी हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला?
हमें यह ध्यान में रखना है। देखिए 4 ऑप्शन है, 1955, 1977, 1985 और सन 2000। आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला 1977 में। 1977 में जो है वो इसको जो है वो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस राष्ट्रीय उद्यान को या इस क्षेत्र को सर्वप्रथम, है ना, सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था 1968 में। 1968 में इसको क्या घोषित किया गया था? वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। और बाद में जाकर 1977 में इसे जो है वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, ठीक है। और इसके बाद इसको 1977 में, 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहीं पर जानकारी दूं कि इसी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1988 यानी 1988 में इसे टाइगर रिजर्व में, है ना, इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। तो आप बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, बल्कि ये टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है। ये क्या होता है? टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है। और टाइगर रिजर्व में कैसा टाइगर रिजर्व है? ये उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व। ये इसका इस राष्ट्रीय उद्यान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहां पर टाइगर के संरक्षण को लेकर, या जो हमारा बाघ है ना, राष्ट्रीय पशु आप मानते हैं उसे, राष्ट्रीय पशु जो बाघ है, इसके संरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और पिछले दिनों अच्छी खासी जो है वो जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है बाघ के। तो इसलिए ये राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग नहीं है? ठीक है। अब दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कई सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं जो इसका हिस्सा है ना, कई सारे वन्य जीव अभयारण्य हैं जो कि इसका हिस्सा है। तो प्रश्न संख्या 3 आप देख ले, मैं किनारे हट जाता हूं और इसमें आप मुझे बताएंगे कि प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर है वो क्या है। जी, इस क्लास का जो पीडीएफ है ये प्रॉपर डिटेल्ड आंसर के साथ आपको जो है कैरियरविल के ऐप पर मिल जाएगा। कैरियरविल के ऐप पर मिल जाएगा, इसलिए आपको ऐप पर जाकर इसको जो है वो प्रॉपरली सर्च आउट कर लेना है। वहां पर इसका पीडीएफ जो है वो जरूर मिल जाएगा डिटेल्ड आंसर के साथ। लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन आंसर के सेशन में चूंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना आंसर मुझे बताएंगे। इसका आंसर बताएं, निम्न में से कौन सा अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग नहीं है? दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कथारनी घाट वन्यजीव अभयारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो दुधवा टाइगर रिजर्व को अपने भाग में ही, अपने हिस्से में ही रखता है। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन आप ऐसे ही हटा सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें आप मुझे बताएंगे। ठीक है, कौन सा नहीं है? अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं बताऊं, इसका सही आंसर जो है वो है कथारनी घाट वन्यजीव अभयारण्य। जो कथारनी घाट वन्यजीव अभयारण्य है ये एक अलग वन्यजीव अभयारण्य है जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में है ना, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में है। और ये जो है दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग नहीं है। ये क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग नहीं है। ठीक, बाकी किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपके दुधवा टाइगर रिजर्व के भाग हैं। ये किसके हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व के भाग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है,
थर्ड का आंसर जिन्होंने भी बी किया है वो बिल्कुल सही है। वीना ने बी आंसर किया है और इशिता शर्मा ने बी आंसर किया है। इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो सही हैं, बाकी ए जिनका आंसर है वो गलत है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्यों को अपने में शामिल करता है, और उनमें से जो किशनपुर का वन्यजीव अभ्यारण्य है और कतरनिया घाट का वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आंसर जो है, ये दोनों अभ्यारण्य जो है वो दुधवा टाइगर रिजर्व के भाग हैं। किसके भाग हैं? दुधवा टाइगर रिजर्व के भाग हैं। ठीक, बाकी आपको बताया जो कथारनी घाट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये इस टाइगर रिजर्व से अलग है। इशिता शर्मा का भी आंसर बी है और उसके अलावा गोविंद कुमार का आंसर भी बी है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है आपके सामने, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किस संकटग्रस्त प्रजाति को पुनः बसाने का प्रयास किया गया है? ठीक है, किसे पुनः बसाने का प्रयास किया गया है? एक बार आप इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दें और बताएं मुझे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किस संकटग्रस्त प्रजाति को पुनः बसाने का प्रयास किया गया है? किस संकटग्रस्त प्रजाति को पुनः बसाने का प्रयास किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को लेकर आपके पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर कुछ आंसर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय उद्यान को लेकर एक अलग से जीव की बात की गई। अभी हम इसे टाइगर रिजर्व के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर जो आंसर आया है उस आंसर के हिसाब से विशाखा का आंसर बी है, इशिता शर्मा का आंसर सी है और खुशी तिवारी का जो आंसर है वो बी है ना? खुशी तिवारी का जो आंसर है वो बी है। देखिए यहां पर निश्चित रूप से इसका आंसर बी है। एक सींग वाला गैंडा है ना, एक सींग वाला गैंडा, इसको पुनः बसाने का प्रयास जो है यहां पर किया गया है। एक सींग वाला गैंडा आपको पता है, ठीक है, एक सींग वाला गैंडा आपको पता है कि ये जो है वो ठीक है, एक सींग वाला गैंडा जो है आप सब लोगों को पता है कि ये एक संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में आता है और इसे पुनः बसाया गया। इवन अगर आप थोड़ा सा डिटेल जानकारी चाहें तो 1984 में नेपाल के क्षेत्र से, ठीक है, नेपाल के क्षेत्र से कुछ गैंडे यहां पर लाकर छोड़े गए। ठीक है, और इन गैंडों को जो है यहां पर फिर से बसाया गया। तो चूंकि ये संकटग्रस्त प्राणी थे और यहां पर एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिला गैंडों के निर्वाह के लिए, इसलिए गैंडों को जो है वो आप कह सकते हैं कि इस दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ और उस संरक्षण की वजह से आज गैंडों की संख्या यहां पर ठीक ठाक हो गई है। गैंडों की संख्या जो है यहां पर अच्छी हो गई है। तो राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में जहां एक ओर टाइगर के संरक्षण या बाघ के संरक्षण को लेकर प्रयास किया जा रहा है, वहीं पर आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो है वो गैंडों के संरक्षण को भी लेकर प्रयास किया जा रहा है, या गैंडों के संरक्षण पर भी जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, गैंडा इसका सही आंसर है। ओके, आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है, निम्न में से कौन सा पक्षी विहार रामसर साइट भी है? निम्न में कौन सा पक्षी विहार रामसर साइट भी है? यहां 4 पक्षी विहारों के नाम दिए गए हैं। सामसपुर पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, संडी पक्षी विहार और परासी ताल पक्षी विहार। बताएं मुझे यहां पर जो आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। जी, विशाखा ने एक जानकारी दी है। विशाखा ने एक जानकारी दी है, एक सींग वाला गैंडा कांजीरंगा नेशनल, बिल्कुल वहां पर भी पाया जाता है। ठीक है, वहां पर भी पाया जाता है, लेकिन प्रश्न ये था कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में किस संकटग्रस्त प्राणी को पुनः बसाया गया।
तो पुनः बसाए जाने वाले क्षेत्र में जो है वो आप गैंडे को जो है वो शामिल करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा पक्षी विहार रामसर साइट भी है? सामसपुर पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, संडी पक्षी विहार या फिर परासी ताल पक्षी विहार? यहां पर आंसर जो है वो आ गए हैं। फिफ्थ का आंसर जो है वो ए है ना, विशाखा, खुशी, इशिता शर्मा, वीना, चित्रा साहू, रामानंद सरोज। ठीक है, इन सब लोगों के आंसर जो है वो ए है। मेन एरिया जो है, अगर आप एक सींग वाले गैंडे के लिए जो मुख्य इसका अभ्यारण्य या फिर आप कह सकते हैं जहां पर गैंडा रिजर्व घोषित किया गया वो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे कि गैंडे और भी जगहों पर जो है वो संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं या उनको संरक्षण दिया जा रहा है। तो यहां पर जो आंसर है वो निश्चित रूप से सामसपुर पक्षी विहार है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि सामसपुर पक्षी विहार जो है वो यहां पर प्रमुख है। और सामसपुर पक्षी विहार के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ये पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जो है सामसपुर का पक्षी विहार जो है वो आता है। और इस सामसपुर के पक्षी विहार के लिए अगर आप और थोड़ी सी जानकारी दें तो इसे पक्षी विहार जो है वो घोषित कर दिया गया था 1987 में। ठीक है, 1987 में ही जो है इसे पक्षी विहार घोषित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसे रामसर साइट या आर्द्र भूमि के लिए, वेटलैंड के लिए जो रामसर साइट घोषित किए जाते हैं, रामसर साइट इसे घोषित किया गया है बहुत लेटेस्ट, यानी 2019 में। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, 2019 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। 2019 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। सामसपुर पक्षी विहार जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आता है ना, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में आता है। मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो जो सामसपुर का पक्षी विहार है यह एक कृत्रिम झील है, मतलब मानव निर्मित झील के रूप में है। क्या है? कृत्रिम झील है। और साथ के साथ इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो दलदली क्षेत्र है। ठीक है, आसपास का जो क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र है। किसके लिए मैं बता रहा हूं? ये इसके लिए, सामसपुर पक्षी विहार के लिए। और जो झील का ये पूरा का पूरा जो कैचमेंट एरिया है, उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपको बताऊं मैं कि पक्षी जो है वो आकर बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं और कुछ यहाँ के एंडेमिक स्पीशीज है वो भी यहाँ पर आते हैं। प्रवासी पक्षियों में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रवासी पक्षियों के यहाँ पर लगभग 250 से भी ज्यादा प्रजातियां जो है वो प्रवास करने आती हैं। इसमें अगर आप ध्यान रखेंगे सो 250 से भी ज्यादा, है ना, 250 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षी, 250 से भी ज्यादा प्रवासी पक्षी जो है वो इस क्षेत्र में आते हैं। प्रवासी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, प्रवास के लिए आते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि क्षेत्र है। चूंकि इस क्षेत्र में एक झील जो बनाई गई है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस पूरे क्षेत्र का आप एरिया देखेंगे या इस झील का जो एरिया देखेंगे वो लगभग 780 हेक्टेयर के क्षेत्र में जो है वो पूरा फैला हुआ है। और एक ऐसा क्षेत्र है जो कि दलदली क्षेत्र भी है किनारे किनारे, तो आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए ऐसा रिकॉग्नाइज करते हुए 2019 यानी 2019 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। आपको मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में अगर आप रामसर साइट की बात करेंगे तो अभी एक प्रश्न भी आगे मिलेगा आपको कि उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट है ये कई सारे हैं, सिर्फ एक ही नहीं है। और रामसर साइट के हिसाब से अगर देखें पूरे भारत में रामसर साइट सबसे ज्यादा कहां है, रामसर साइट की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, तो उस संदर्भ में आपको बताऊं कि मैं जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये रामसर साइट के लिए सबसे प्रमुख है ना। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। यहां पर रामसर साइट की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। एक और चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा
चूंकि हम रामसर साइट की बात कर रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि रामसर जो जगह है ईरान में है ना, रामसर ईरान में एक जगह है और आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर विश्व में जिस जिस जगह पर आर्द्र भूमियां हैं उन आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर रामसर जो ईरान में है वहां पर एक सम्मेलन किया गया वेटलैंड के लिए। और उस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि पूरे विश्व में जहां जहां पर भी आर्द्र भूमियां हैं उन आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु एक सहमति बनाई गई कि उनके संरक्षण हेतु आवश्यक कदम जो है वो उठाए जाएंगे। सिर्फ आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि इस रामसर साइट जिसको घोषित किया जाता है वहां आर्द्र भूमि के में रहने वाले जो जीव जंतु हैं या उस क्षेत्र में जो आने वाले पक्षी हैं उन पक्षियों और जीव जंतुओं के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ के साथ उस आर्द्र भूमि के क्षेत्र के आसपास जो भी स्थानीय लोग होंगे उन स्थानीय लोगों में इस आर्द्र भूमि को लेकर जागरूकता कैसे आए इस पर भी जो रामसर साइट घोषित किए जाएंगे उन पर प्रयास किया जाएगा कि लोगों के अंदर आर्द्र भूमि को लेकर और वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं को लेकर उनमें जो है वो एक जागरूकता भी आए। तो इस चीज का ध्यान जो है यहां पर प्रमुख रूप से रखा जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास जो है वो रुचि अग्रवाल, रेनू, काजल तोमर, सूरज सिंह ये सभी लोग भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और ये प्रश्न संख्या 5 जो है इसका सही आंसर आ गया है सामसपुर पक्षी विहार। अभी मैं कुछ एडिशनल जानकारी और भी आपको प्रोवाइड करूंगा अगले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आइए यहां पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा अभयारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा अभयारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ऑप्शन यहां पर देखें, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, नैमिषारण्य अभयारण्य, हस्तिनापुर अभयारण्य और सोनभद्र वन्यजीव अभयारण्य। बताएं जरा। जी, विशाखा का आंसर आ गया है। विशाखा का आंसर ए है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य इन्होंने बताया है जो कि घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ईशिता का आंसर ए, खुशी तिवारी का आंसर ए, रामानंद सरोज का आंसर ए, वीना का आंसर ए, यानी सभी लोगों का आंसर जो है वो यहां पर ए आ रहा है। ठीक है, और चलिए मैं जनता के साथ ही चला जाता हूं और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो निश्चित रूप से ए है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है ना। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है वो इसका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश में ये जो वन्यजीव अभयारण्य है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है। आप ध्यान रखेंगे ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वन्यजीव अभयारण्य है और यहां पर घड़ियाल संरक्षण को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की बात जो है वो की जा रही है। इस क्षेत्र में जो नदी है उस नदी को आप कहेंगे गिरवा नदी। ठीक है, गिरवा नदी में घड़ियालों के विशेष संरक्षण है ना, घड़ियालों के विशेष संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। घड़ियालों के विशेष संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए यह क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसलिए यह क्षेत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और एक और भी चीज यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए कि जो गिरवा नदी है यहां पर घड़ियालों की संख्या बढ़ भी रही है ना, घड़ियालों की संख्या जो है वो बढ़ भी रही है। लेकिन इस गिरवा नदी में और भी कुछ जीव हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि यहां पर हम डॉल्फिन की भी बात कर सकते हैं। डॉल्फिन जो है वो यहां पर पाई जाती हैं। डॉल्फिन के अलावा आप कहेंगे तो जो मगरमच्छ है, भारत में मगरमच्छ के संरक्षण को लेकर जो कार्यक्रम चलाया जाता है उस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने शायद क्लास में डिस्कस भी किया आप लोगों से एनवायरमेंट इकोलॉजी के, कि वहां पर 3 प्रकार के जो मगरमच्छ की 3 प्रजातियां हैं या 3 अलग अलग जो जीनस हैं उनकी बात की जाती है। मगरमच्छ के जीनस में अगर आप बात करेंगे तो एक तो
मीठे पानी में या मीठे पानी का जो दलदल होता है उसमें मगरमच्छ जो है वो संरक्षित किए जाते हैं। इसके अलावा मगरमच्छों के अलावा घड़ियाल, और घड़ियाल के अलावा खारे पानी के जो मगरमच्छ हैं उनको भी मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाता है। अब चूंकि गिरवा नदी जो है ये मीठे पानी की नदी है, इसलिए यहां पर जो घड़ियाल है वो मीठे पानी के अंतर्गत पाए जाएंगे, और मीठे पानी में डॉल्फिन और मगरमच्छ के साथ साथ आप देखें तो कछुए भी जो हैं वो इस नदी के क्षेत्र के पास जो है वो पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में इन्हें भी जो है वो, चूंकि ये वन्यजीव अभयारण्य है, अतः इनके संरक्षण पर भी जो है वो ध्यान दिया जाता है। अगर आप इस वन्यजीव अभयारण्य में बात करेंगे तो यहां पर दो और प्रमुख जीवों का संरक्षण प्राप्त है, जैसे यहां पर जो है वो बाघ और हाथी, इनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, बाघ और हाथी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाघ और हाथी, इन पर भी जो है वो विशेष ध्यान दिया जाता है। अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, जिस क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा था कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसके अंतर्गत कौन से वन्यजीव अभयारण्य आते हैं, उस प्रश्न के विकल्प में आपने कतरनिया घाट जो है वो भी वहां पर था, और कौन सा नहीं आता है उसमें हमने कराथनी जो वन्यजीव अभयारण्य है उसको हटाया था। तो चूंकि कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है, इसलिए निश्चित रूप से यहां पर बाघ का संरक्षण जो है वो किया जाएगा। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न संख्या 7। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 आप देख लें यहां पर, और इस प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है ना। प्रश्न देखें जरा एक बार, मैं किनारे हट जाता हूं। नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बहराइच, उन्नाव, रायबरेली और लखीमपुर खीरी। अगर आप ध्यान देंगे जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 3 तो यहां पर बहुत ही आराम से छाट सकते हैं। ठीक है, और आप सही आंसर पर भी पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी से। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 का आंसर आप लोग करेंगे फटाफट पहले। ठीक है, 7 का आंसर जो है वो ए किया है, खुशी ने ए किया है, काजल तोमर का आंसर बी है, विशाखा साक्या का आंसर ए है, वीना का आंसर भी ए है। नवाबगंज पक्षी विहार, इशिता का आंसर बी है, मनीष चौहान का आंसर ए है। रुचि अग्रवाल का आंसर बी है। देखिए, आप में से जितने भी लोग इसमें सेशन इस समय सेशन को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा सभी पार्टिसिपेट करें। आपका आंसर गलत हो या सही हो, है ना, आपका आंसर गलत हो या सही हो, सही हो बहुत अच्छी बात है। अगर गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आपको नहीं आता और गलत आंसर हो गया तो किसी के सामने आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत होने के बाद जब सही आंसर आपको पता चलेगा तो मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, पता हो जाता है, जब आपको ये लगता है कि आपने गलत उत्तर दे दिया था और जब आपको उसका सही उत्तर बताया जाता है तो ये चीज ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है बजाय इसके जो आपने स्वयं याद किया है। तो इसलिए आप पार्टिसिपेट जरूर करें, पार्टिसिपेट जरूर करें, यहां पर अपना आंसर जरूर जो है वो बताएं। ठीक है, देखिए मैं इसलिए कह रहा था कि आप इन तीनों को हटा सकते हैं क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताया, उससे पहले मैंने सामसपुर पक्षी विहार के बारे में बताया, और उससे पहले हम जो है वो बात कर रहे थे, यहां पर एक और नाम जो है यहां पर आ रहा है, कौन सा जिला है, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी जो है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इन तीनों को तो हटा सकते हैं बहुत ही आसानी से।
नवाबगंज पक्षी विहार के लिए अगर पिछले क्वेश्चन याद हो तो मैंने इसीलिए कहा कि पिछला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप बिल्कुल 3 ऑप्शन छाट सकते हैं। बहराइच नहीं होगा, रायबरेली नहीं होगा और लखीमपुर खीरी भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है उन्नाव। जिन लोगों ने भी बी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी का आंसर जो है वो आया था काजल का। काजल के अलावा इशिता शर्मा, रुचि अग्रवाल, इन लोगों का आंसर जो है वो बी आया था। ओके ओके ठीक है, तो यहां पर उन्नाव जो है वो इसका प्रमुख आंसर है। ध्यान रखेंगे, मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ये जो नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है, ये जो नवाबगंज पक्षी विहार है, इसे आप जो है वो अशफाक उल्ला खां पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे, नवाबगंज पक्षी विहार जो है इसे हम अशफाक उल्ला पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। और ये भी जो क्षेत्र है ये भी कई सारे प्रवासी पक्षियों के लिए जो है वो जाना जाता है। इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो कई महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी जो है वो आते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक तो जो महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी हैं उनमें एक नाम आप याद रख सकते हैं, किसका? साइबेरियन क्रेन का, है ना। महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षियों में आप ध्यान रखेंगे एक तो साइबेरियन क्रेन जो इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से आती है। हालांकि साइबेरियन क्रेन भारत के कई सारे जो पक्षी विहार है या फिर आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, झील है ना, उन जगहों पर आपको जो है साइबेरियन क्रेन प्रवास करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर जो है वो बार हेडेड गूज है ना, बार हेडेड गूज जो हैं वो भी यहां पर आपको दिखाई देंगे इस क्षेत्र में। इसके अलावा स्टार्क एक पक्षी है ना, स्टार्क एक पक्षी है, वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। यहां पर पेलिकन जो है ये आता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके के प्रमुख जो महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं, है ना। महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी जो है वो इस क्षेत्र में आते हैं। आप में से मैं बताऊं, जो लोग भी ये प्रश्न देख रहे हैं इसके एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है वो जरूर नोट डाउन करते चलेंगे, ताकि ये प्रश्न में अगर पूछ लिए जाए आपसे तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे सके। तो 7वें यानी नवाबगंज पक्षी विहार को प्रश्न तो ये था कि ये किस जिले में है, उन्नाव में, लेकिन इसके अलावा ये जो आपके आप कह सकते हैं कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इनको भी जो है वो आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है, इनको भी जो है वो आप जरूर याद रखेंगे। ठीक, अब यहां पर आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। 8वें प्रश्न पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर अभयारण्य किस प्राणी के लिए विशेष प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर अभयारण्य किस प्राणी के लिए विशेष प्रसिद्ध है? और यहां पर ऑप्शन है आपके पास हाथी, कछुआ, गैंडा, चीता। बिल्कुल, देखिए विशाखा ने यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन भी शेयर किया है, आप लोग भी उस इंफॉर्मेशन का लाभ उठाएं, ठीक है। इन्होंने बताया अभी, और हम क्लास में भी बात कर रहे थे कि जो घड़ियाल संरक्षण है ये शुरू किया गया था 1975 में, और अब 2025 में जाकर इसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। तो जहां जहां पर भी घड़ियालों के संरक्षण को लेकर विशेष काम किए जा रहे हैं उन क्षेत्रों में घड़ियाल के संरक्षण के इस 50 वर्ष पूरे होने पर जो है वहां पर उत्सव मनाए जा रहे हैं, या वहां पर घड़ियाल संरक्षण दिवस मनाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से भारत में घड़ियालों को लेकर चंबल नदी एक विशेष क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए, इससे पहले कि हम यहां बात करें, यहां पर आंसर आना शुरू हो गए हैं, और आंसर मैं बताऊं किसका किसका आ गया, ठीक है। यहां पर एक तो कुमार MBBS 2025, ये
किनका नाम है, इनका नाम क्या है, एक बार आप नाम अपना बता दें, जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। इन्होंने आंसर किया है ए, चित्रा साहू ए, वीना का आंसर है, विशाखा का भी ए, इशिता ए, रुचि अग्रवाल ए, और खुशी का भी आंसर जो है वो ए आ गया है। निश्चित रूप से ये जो ए आंसर आपने किया है हाथी, जनता बिल्कुल सही है। 100% जो यहां पर जितने आंसर है उसके हिसाब से मैं काउंट करूं, 100% आंसर जो है वो किसके लिए है, 100% आंसर जो है वो आ गया है हाथी के लिए। ठीक है, हालांकि एक नीचे आंसर अब 100% से कम प्रतिशतता हो गई, काजल तोमर ने आंसर कर दिया है बी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसका जो आंसर है वो है ए, यानी हाथी को लेकर। अब जरा हस्तिनापुर अभयारण्य को लेकर आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए। देखिए, हस्तिनापुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं इस उत्तर प्रदेश के इस अभयारण्य के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है मेरठ। मेरठ के अलावा जो है ये गाजियाबाद है ना, मेरठ के अलावा गाजियाबाद, गाजियाबाद के अलावा बिजनौर, बिजनौर के अलावा अमरोहा, ठीक है, और इसके अलावा एक और जिला यहां पर आप ऐड कर लेंगे अमरोहा के अलावा। इसमें जिला जो है इसी के साथ लगता हुआ जो मुरादाबाद जिला है, ठीक है, मुरादाबाद जिला, ठीक है, जिलों में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है, जिलों में फैला हुआ है। तो एक बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो आपको हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जो है वो यहां पर मिलेगा। और यहां मुख्य रूप से हाथी के संरक्षण को लेकर, है ना, हाथी के संरक्षण को लेकर यहां पर जो है वो विशेष काम किए जाते हैं हाथियों के लिए, है ना, हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध अभयारण्य है हस्तिनापुर अभयारण्य। और उसके साथ साथ यहां पर आप ध्यान रखेंगे हाथी। ठीक, इस हाथी के अलावा अगर यहां पर कुछ अन्य जीवों की भी आप बात करेंगे तो यहां पर अन्य जीव जो है जो कि यहां पर पाए जाते हैं, अन्य उपलब्ध जीव जो हैं उनमें आप चीतल की बात कर सकते हैं जो कि हिरण के जीनस में आएगा। आप सांभर की बात कर सकते हैं जो इस क्षेत्र में आएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो है वो मगरमच्छों की संख्या भी मिलती है। इस क्षेत्र में जो है वो मगरमच्छ भी पाए जाते हैं, चीतल, सांभर और मगरमच्छ पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहां पर आपको कछुआ भी मिलेगा, ठीक है, इस क्षेत्र में जो है वो आपको कछुए की भी उपलब्धता मिलेगी, कछुआ भी इस क्षेत्र में जो है वो पाया जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्षेत्र में जो है ये क्षेत्र जो है एक तरीके से आप गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्र के रूप में देखेंगे और इसलिए यहां पर जैव विविधता जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर अभयारण्य जो है वो इनके लिए जाना जा रहा है, मतलब चीतल, सांभर, मगरमच्छ, कछुआ, लेकिन प्रमुख रूप से ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आइए प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए आप। अभी पीछे हम बात कर रहे थे सामसपुर पक्षी विहार की, है ना, सामसपुर पक्षी विहार की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर आपको प्रश्न पूछा है मैंने, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सामसपुर पक्षी विहार जो है वो स्थित है? बताएं जरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सामसपुर पक्षी विहार जो है वो स्थित है? ठीक है, हालांकि अभी हम बात कर चुके हैं इस पर, लेकिन आप एक बार जो है वो फिर से मुझे बताएंगे। ओके, 9th का आंसर बी आ गया है, रायबरेली। और इसके विषय में चूंकि हमने पीछे बात भी की थी, ये आंसर सबसे पहला दिया है वीना ने, बी आंसर है, काजल तोमर का भी बी आंसर है। ठीक, इसके अलावा खुशी तिवारी का बी आंसर है, इशिता का भी आंसर है बी। ठीक, तो फिर से जनता के साथ जाएंगे हम, और जनता ने कहा है रायबरेली, यानी कि रायबरेली जिले में जो है सामसपुर पक्षी विहार जो है वो उपस्थित है। इसके लिए एक पक्षी विहार इसे कब घोषित किया गया? इसे पक्षी विहार घोषित किया गया
सन 2002 में, ध्यान रखेंगे 2002 में या सन 2002 में जो है इसे पक्षी विहार घोषित किया गया। और यहां पर जैसा मैंने पहले भी बताया कि ये क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, ये क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। रुचि अग्रवाल का आंसर भी आ गया, ठीक है। ओके, विशाखा और खुशी तिवारी ये बता रहे हैं कि इनका मोबाइल जो है उसका चार्ज खत्म है, क्योंकि जहां पर ये हैं वहां पर बिजली की समस्या है और शायद रात से बिजली नहीं आई है। मैं एक तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस परिस्थिति में भी आप पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको सेशन के बारे में पता चला, आपने सेशन ज्वाइन किया, तो इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एटलीस्ट सरकार तक ये जरूर, अगर वैसे तो सरकार के लोग पता नहीं देखेंगे या नहीं देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन जरूर मैं आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम बिजली जैसी जो मूलभूत आवश्यकता है इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल बिजली सिर्फ ऐसा नहीं है कि दूसरे कामों के लिए ही या मनोरंजन के लिए भी, इन बच्चों के लिए जो कि यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं और जिनके पास एक जो मूलभूत आवश्यकता है वो है लाइट, क्योंकि उस लाइट की वजह से ही इनका मोबाइल चार्ज हो पाएगा और उस वजह से वो अपनी क्लासेस कर पाएंगे या इस तरीके के जो इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं वो ज्वाइन कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से सरकार जो है वो इस चीज पर ध्यान दे, ताकि बच्चों की शिक्षा पर, वो जो शिक्षा को जो बेहतर करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो जो है वो कर पाए, ठीक है। तो रायबरेली को लेकर आप ध्यान में रखेंगे ये चीज। नेक्स्ट प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश के कितने संरक्षित स्थल, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उत्तर प्रदेश के कितने संरक्षित स्थल नेशनल पार्क्स यानी राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य और बर्ड सेंचुरीज, है ना, तीनों को शामिल किया गया, को रामसर साइट घोषित किया गया है 2025 तक अद्यतन, ठीक है। 2025 तक अपडेटेड आपको कितने ऐसे, मतलब उसमें नेशनल पार्क भी आ जाएगा, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाएगा, उसमें बर्ड सेंचुरी भी आ जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ राष्ट्रीय उद्यान और बर्ड सेंचुरी यानी कि जो पक्षी विहार है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि 2025 तक कितनों को शामिल कर लिया गया है, कितने नंबर हैं। यहां पर ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं। काजल का आंसर सी है, इसके अलावा खुशी तिवारी का आंसर सी है, सूरज सिंह का भी आंसर सी आ गया है, रुचि अग्रवाल का आंसर सी, इशिता का आंसर सी, इसके अलावा वीना का भी आंसर सी आ गया है, ठीक है, वीना का भी आंसर सी आ गया है। तो यहां पर संख्या जो है वो 10 बताई जा रही है, संख्या जो है वो 10 बताई जा रही है। आपको सबसे पहली जानकारी मैं देना चाहूंगा कि अगर हम रामसर साइट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारत के सर्वाधिक रामसर साइट है ना, रामसर साइट है जिनकी संख्या कितनी है, रामसर साइट है जिनकी संख्या जो है वो है 10, है ना, संख्या जो है वो कितनी है, 10 की संख्या में जो है वो यहां पर उपलब्ध है। अगर हम संपूर्ण भारत में बोलें, संपूर्ण भारत में रामसर साइट की संख्या, संपूर्ण भारत में रामसर साइट कितने हैं, है ना, रामसर साइट की संख्या, संपूर्ण भारत में रामसर साइट्स की संख्या, तो इनकी संख्या जो है वो है 91। 2025 तक अद्यतन या 2025 तक अपडेटेड अगर आप देखेंगे तो रामसर साइट की जो संख्या है, रामसर साइट की जो संख्या है वो कितनी है, 91। 91 रामसर साइट जो हैं वो भारत में उपलब्ध हैं और उसमें से 10 जो हैं अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं कि जो रामसर साइट की घोषणा की गई, अगर आप इसको देखेंगे तो नाम अगर आप लिखना चाहें तो वो नाम मैं आपको बता देता हूं। एक तो आप लिखेंगे ऊपरी गंगा नदी,
ऊपरी गंगा नदी, गंगा नदी ये रामसर साइट है। कहां पर? ब्रिज घाट, है ना, ब्रिज घाट में ये रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है, जो कि नरौरा खंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है आपका, पीछे आपने अभी पढ़ा है नवाबगंज पक्षी विहार, या जिसको हम शहीद अशफाक उल्ला खां पक्षी विहार भी बोलते हैं, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है। नवाबगंज पक्षी विहार या फिर शहीद अशफाक उल्ला खां पक्षी विहार। इसके अलावा हरदोई जिले में जो है सांडी पक्षी विहार है ना, सांडी पक्षी विहार, इसको भी जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया है। हरदोई जिले में ये आता है। अभी पीछे रायबरेली जिले में आप पढ़कर आए सामसपुर, है ना, सामसपुर पक्षी विहार जो है, इसको भी रामसर साइट घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार, है ना, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ठीक है, ये पक्षी विहार जो है इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया। ये पक्षी विहार जो है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है, ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है और 2019 में इसे रामसर साइट घोषित किया गया। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे तो समान पक्षी विहार, ठीक है, समान पक्षी विहार, इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया है। मुख्य रूप से ज्यादातर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो जो पक्षी विहार हैं वही यहां पर घोषित किए गए हैं रामसर साइट। ये जो समान पक्षी विहार है ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में है। कहां पर है? मैनपुरी जिले में। और इसे 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया। इसके अलावा सरसई नवावर झील, है ना, सरसई नवावर झील, ठीक है, इसको आप, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में है और इसको भी रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया 2019 में। 2019 में इसे रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया। इसके अलावा देखेंगे तो सूर सरोवर, इसे भी जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया है। ये भी एक झील वाला क्षेत्र है, ठीक है, सूर सरोवर, ये जो है आगरा के क्षेत्र में स्थित है ना, कीठम झील आगरा जो है, ठीक है, इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया है। इसका नाम है सूर सरोवर नाम है और इसे 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया। सूर सरोवर के अलावा मैं बताऊं तो हैदरपुर आर्द्रभूमि या वेटलैंड जो है, इसे भी, अब वेटलैंड तो जितने भी हैं वो रामसर साइट, मतलब रामसर साइट के अंतर्गत वेटलैंड तो आते ही आते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो मुजफ्फरनगर, ठीक है, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है, इस क्षेत्र के जो आर्द्रभूमि है उनको 2021 में हैदरपुर आर्द्रभूमि को जो है वो घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया? रामसर साइट के रूप में। और एक लास्ट में अगर मैं बात करूं तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, इसे जो है वो घोषित किया गया, क्या? रामसर साइट, इसे रामसर साइट घोषित किया गया और ये 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया संत कबीर नगर जिले में, ठीक है, संत कबीर नगर जिले में जो है इसे रामसर साइट घोषित किया गया बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को। तो ये जो 10 आपने नाम लिखे, ठीक है, यहां से आप लिख लें, ये 6, 7, 8, 9, 10 और इससे पीछे वाले पेज पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास टोटल 10 वन्यजीव 10 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कि रामसर साइट घोषित किया गया है, ठीक है, रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है, यहां पर देखें, जीवमंडल के संदर्भ में सही कथन चुने। यहां पर आपको कथन दिए गए हैं 4
और 4 कथन के बाद ये जो है वो कोड दिया गया है। देखिए पहले कोड आप पढ़ लीजिए, 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 4 सही है, और एक चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। ठीक है, एक बार अगर पेपर पेन लेकर आप बैठे हैं तो वहां पर ये कोड आप निर्धारित कर ले, उसके बाद मैं आपको ये सारे स्टेटमेंट्स दिखाता हूं। ठीक है, 1 and 4, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक, अब आइए मैं यहां पर आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं। स्टेटमेंट पहला क्या है, जीवमंडल का विस्तार वायुमंडल में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जीवमंडल का विस्तार वायुमंडल में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा जीवमंडल का विस्तार भूमिगत भाग में लगभग 10 किलोमीटर गहराई तक है। तीसरा, जीवमंडल में केवल स्थलीय जीवन रूप सम्मिलित है। और चौथा, जीवमंडल अजैविक व जैविक दोनों घटकों को समाहित करता है। जीवमंडल अजैविक और जैविक दोनों घटकों को समाहित करता है। आप मुझे क्वेश्चन का आंसर जो है वो करके बताएं कि क्या आंसर है। देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर के सेशन है ये आपके चल रहे हैं, ये यूपीपीसीएस बूस्टर क्लास है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको क्लास मिलेंगे। अभी जैसे आज एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास चली है, बीच में आपके और भी सब्जेक्ट्स के क्लास आएंगे जो कि चेंज होते रहेंगे, तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है ये चलता रहेगा। और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था कि क्वेश्चन आंसर का सेशन आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो पढ़ रहे हैं उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप सही आंसर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है वो जरूर तैयार रहना चाहिए। ये क्लास आपकी 11 बजे से चलेगी, 11 बजे से 1 बजे तक की क्लास है, और इसमें आप प्रॉपरली जो क्वेश्चन है उनके आंसर करेंगे। चलिए, आंसर यहां पर आना शुरू हो गए हैं, आंसर आना शुरू हो गए हैं। और 11th का आंसर खुशी तिवारी ने बी किया है। 11th का आंसर खुशी तिवारी ने बी, इशिता ने सी, विशाखा ने सी, सूरज सिंह ने 3, यानी कि 3 यहां पर नहीं, सी आंसर करें, है ना, सी आंसर करें। ठीक है, चित्रा का आंसर जो है 1 and 4, 1 and 4 का मतलब चित्रा ने आंसर 1 and 4 किया है, यानी ए आंसर जो है वो इनका आ रहा है। वीना का आंसर बी है, वीना का आंसर बी, यानी 2 and 3 इन्होंने किया है। ओके, और इधर ऐप पर अंजलि चौहान ने ज्वाइन किया है, जिनका आंसर है 11th का 1, 2 and 4, यानी सी आंसर इन्होंने भी किया है। बहुत बहुत स्वागत अंजलि, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, 3 बजे से 5 बजे वाली क्लास भी आपकी है। 3 से 5 की जो हमारी एनवायरमेंट इकोलॉजी की डेली वाली क्लास चल रही है वो तो क्लास चलेगी ही चलेगी, वो क्लास चलेगी, वो तो रेगुलर वाली क्लास है, वो क्लास चलेगी। ये एक्स्ट्रा सेशंस जो आपके क्वेश्चन आंसर के लिए यहाँ पर रखे गए हैं 11 से 1 बजे, तो इसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, चलिए अब जरा हम सबसे पहले आंसर देख लें, कौन सा आंसर हो सकता है और कैसे इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप आंसर कैसे करेंगे। जीवमंडल का विस्तार वायुमंडल में लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट, जीवमंडल का विस्तार भूमिगत भाग में लगभग 10 किलोमीटर गहराई तक। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जीवमंडल जो है वो हम किसे बोलते हैं, अगर मैं आपको याद हो, हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि अगर ये हमारा स्थल मंडल हो गया, ठीक है,
ये हमारा जो है वो जल मंडल हो गया, ठीक। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है ये हमारा जो हो गया वो वायुमंडल हो गया। तो इसका मतलब स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों का जो कॉमन हिस्सा होगा, तीनों का जो कॉमन हिस्सा होगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। तो इसका मतलब स्थल मंडल। और अगर आपने भूगोल पढ़ा है तो भूगोल में आपको बताया गया होगा कि जो स्थल मंडल का हिस्सा होता है, स्थल मंडल जिसे हम बोलते हैं, वो कौन सा हिस्सा होता है। स्थल मंडल का मतलब आपका जो क्रस्ट यानी भूपरपटी, भूपरपटी और भूपरपटी के साथ साथ क्या, तो सर्वाधिक ऊपरी ठोस मेंटल है ना, सर्वाधिक ऊपरी ठोस मेंटल, इन दो चीजों को जब हम मिला देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है, स्थल मंडल के लिए ये परिभाषा दी गई है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ये चीज दिया हुआ है कि स्थल मंडल जो है वो भूपरपटी और सर्वाधिक ऊपरी ठोस मेंटल को बोलते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम यहां पर जीव मंडल की बात करेंगे तो न सिर्फ पृथ्वी की सतह से ऊपर जो वायुमंडल का हिस्सा है उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे, बल्कि इसके साथ साथ पृथ्वी की सतह से नीचे भूमिगत जाएंगे जब नीचे गहराई तक, तो वहां के भी बहुत सारे हिस्से जो हैं वो इस जीव मंडल के अंदर आएंगे। अब क्यों आएंगे इस पर अभी हम विस्तार से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हैं। अगर ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं तो जहां जहां एक और दो साथ में हैं उन स्टेटमेंट्स को तो जरूर आपको कवर करना है। शुरुआत तो वैसे एक से करनी चाहिए थी, लेकिन दो भी चलिए हमने कर लिया, तो ये दो स्टेटमेंट तो हमें काट देने हैं और हमें इन्हीं सी और डी में से कंसिडर करना है कि क्या है। ठीक, तो अब आ जाते हैं तीसरे स्टेटमेंट पर, जीव मंडल में केवल स्थलीय जीवन रूप ही सम्मिलित है। अब देखिए यहां पर तो हमने स्थल मंडल की बात भी की है ना, स्थल मंडल की भी बात की, और स्थल मंडल के साथ साथ हम जो है वो जल मंडल की भी बात कर रहे हैं, यानी हाइड्रोस्फीयर की भी बात कर रहे हैं। जो सागर का क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में स्थल मंडल और जल मंडल, तो अगर हम सिर्फ स्थलीय जीवन रूप को शामिल करेंगे तो जीव मंडल पूरा नहीं होता, इसमें तो फिर जल मंडल हम शामिल ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से ये जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। और जहां भी थर्ड है, अब दो आपके बच गए, जिसमें भी थर्ड है वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यानी आप डी को भी डिस्कार्ड कर दीजिएगा। आप अपने सही आंसर पर पहुंच गए, आपने चौथा स्टेटमेंट अभी पढ़ा भी नहीं है तभी आप सही आंसर पर पहुंच गए। और वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि दोनों ऑप्शंस में 4 थे, तो इसका मतलब चौथा स्टेटमेंट तो सही होना ही होना था। चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है, जीव मंडल में अजैविक और जैविक दोनों घटकों को समाहित किया जाता है, ये समाहित करता है निश्चित रूप से, क्योंकि जीवों को जीवित रहने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, पोषण प्राप्त करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थल मंडल के या फिर जहां पर भी अजैविक घटक मौजूद हैं उन सब का इस्तेमाल करना होता है। अगर वायुमंडल ना हो तो पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, वायुमंडल ना हो तो अन्य जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इसलिए वायुमंडल का होना आवश्यक है। अगर स्थल मंडल ना हो और जमीन के नीचे से खनिज लवण की प्राप्ति ना हो, जल की प्राप्ति ना हो, तो निश्चित रूप से जो आपके पेड़ पौधे होंगे वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। और इसके अलावा जो पूरा पोषण चक्र चलता है या भूजैव रासायनिक चक्र चलता है वो किसमें चलता है, वो भी चलता है कहां पर, ठीक है, वो भी कहां पर चलता है, तो कहें वो भी चलता है आपका किस रूप में, इस भूमि और वायुमंडल और जलमंडल सबको लेकर। तो इसलिए जीव मंडल में तो सारी चीजें ही आएंगी और इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो 1, 2 और 4 होगा, है ना, हमारा आंसर जो होगा वो 1, 2 और 4 होगा। इसलिए आप जरूर इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकता या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यानी पर वर्ष है, प्रतिवर्ष है, तो द्वितीयक उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली ऊर्जा लगभग कितनी होगी।
द्वितीयक उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाली ऊर्जा लगभग कितनी होगी। और इसमें आपको क्लू भी एक मिल गया है, लिंडेमान्स 10% रूल के अनुसार, लिंडेमान 10% रूल के अनुसार जिनके YouTube हैंडल का नाम जो आ रहा है वो आ रहा है जीएस लबसना। ठीक है, आप अपना नाम भी बता दें, क्या नाम है आपका। और सभी लोग जो है वो आंसर करें एक बार प्रश्न संख्या 12 का, प्रश्न संख्या 12 का। इशिता का आंसर ए आ गया। सचिन, अच्छा वेलकम सचिन। और विशाखा का आंसर बी है। रेनू ने आंसर किया, अच्छा रेनू का आंसर मुझे दिख नहीं रहा अभी, अभी एक बार ऊपर जाएगा तो दिखेगा। खुशी तिवारी का आंसर बी आ गया। और लोग भी बताएं प्लीज। वीना का आंसर बी, नियति का बी, रेनू का आंसर ए आया था। सचिन का आंसर 20 किलो कैलोरी पर वर्ग मीटर प्रति वर्ष। अच्छा देखिए, आप सभी लोगों को मैं बताऊं, आप सभी लोगों को बताऊं, ये हम लोगों ने क्लास में भी किया है और इसके अलावा भी आपको यहां पर जब क्लू मिल रहा है, लिंडेमान का 10% का रूल क्या बोलता है। लिंडेमान का 10% रूल बोलता है कि हमारे पास जो पोषण के अलग अलग स्तर हैं, है ना, जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, ये ट्रॉफिक लेवल्स आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। देखिए काफी आसान है, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, इस तरीके से है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। 12th का आंसर अंजलि चौहान का भी ए आया है। ठीक है, और सत्यवीर सिंह का आप आंसर आ गया है बी, सत्यवीर सिंह का आंसर आ गया है बी। चलिए, तो 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 और 4, यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि हमने क्लास में यह पढ़ा था कि लिंडेमान का 10% नियम यह बताता है कि किसी भी स्तर से, पोषण के किसी भी स्तर से उसके एक उच्च स्तर पर जब जाएगा तो मात्र जितना भी रहेगा उसका मात्र 10% वहां बचा रहेगा, है ना, 10% बचा रहेगा, बाकी का 90% क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 10% बचा रहने का मतलब क्या हुआ, अगर आप यहां पर जो है सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगा, तो अगर आप यहां पर 2000 किलो कैलोरी, ठीक है, 2000 किलो कैलोरी का 10% जो है वो कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक उसके ऊपर वाले में। तो 2000 किलो कैलोरी का 10% आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, काफी आसान है इसको निकालना, ये हो जाएगा आपका 200 किलो कैलोरी। कितना हो जाएगा, 200 किलो कैलोरी। तो ये 10% ही सिर्फ पास करेगा, बाकी का आपका 1800 किलो कैलोरी क्या हो गया, वो ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में सम्मिलित हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, 200 किलो कैलोरी। जिन लोगों ने भी ए आंसर किया था निश्चित रूप से उसका जो है, ठीक है, निश्चित रूप से उसका जो है वो आंसर सही है, 200 किलो कैलोरी यहां पर आंसर होगा। अंजलि आपका भी आंसर सही है, और यहां पर बाकी लोग जो हैं उनका भी आंसर, जिनका जिनका ए है, जैसे रुचि अग्रवाल का आंसर ए था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ आंसर जो है यहां से डिलीट कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप सही आंसर करें। ठीक, सत्यवीर का आंसर जो है वो पहले बी आया था, अभी शायद सत्यवीर का आंसर जो है वो नहीं, सत्यवीर का आंसर बी था। खैर ए आंसर होगा, इसको आपको ध्यान में रखना। और क्लू आपके पास बहुत क्लियर दिया हुआ था, लिंडेमान का 10% रूल। तो लिंडेमान का 10% रूल ये बोलता है कि हर बार जब आप नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पर जाते हैं तो 10% ही, है ना, मात्र 10% ही ऊर्जा जो है
वो वहां पर ऊपर जाती है, बाकी का 90% जो है वो अनयूटिलाइज्ड यानी बिना प्रयोग किए हुए ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में जो है वो चला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें जरा। प्रश्न संख्या 13 देखिए। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड सदैव सीधा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है? कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट होता है? ऑलवेज अपराइट, बताएं जरा कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है? संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, या सभी सदैव सीधे रहते हैं? ये जो प्रश्न है वो इकोलॉजिकल पिरामिड से है, ये जो प्रश्न है आपका पारिस्थितिक पिरामिड से है। और पारिस्थितिक पिरामिड से आपको ध्यान रखना है कि कौन से पारिस्थितिक पिरामिड हैं जो कि यहां पर सदैव सीधे पाए जाएंगे। तो 3 तरीके के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, 3 तरीके के पारिस्थितिक पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और संख्या का पिरामिड, यही 3 प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं। इनमें से कौन सा पिरामिड जो है वो सदैव सीधा होता है? आंसर आना शुरू हो गए हैं। विशाखा, प्रभाकर, काजल, ठीक है, इसके अलावा खुशी, नियति, वीना, रेनू, इशिता, खुशी, सभी का आंसर जो है वो सी है। जनता बिल्कुल सही है और जनता ने कहा है सी आंसर यानी ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो है 12th का आंसर ए किया था अंजलि ने, अंजलि का अभी तक आंसर नहीं आया है। ये जो पिरामिड है ऊर्जा का, ये सदैव सीधा होता है, किसी भी केस में जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा होगा। पिरामिड सीधा होने का अर्थ क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो इस तरीके का आप कह सकते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम पोषण के अलग अलग स्तरों पे, पोषण के अलग अलग स्तरों को इस तरीके से बांटते हैं और जैसे जैसे पोषण के स्तर पर ऊपर पहुंचते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ऊर्जा की जो मात्रा है वो पोषण के हर एक ऊपर के स्तर पर जाने पर क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमने एक ऊर्जा के मात्रा के आधार पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, एक पिरामिड बनाया, तो उस पिरामिड को हम हमेशा सीधा पाएंगे, क्योंकि लिंडेमान के 10% रूल के अकॉर्डिंग जो ऊर्जा है वो अपने नीचे के स्तर से ऊपर के स्तर पर मात्र 10% ही क्या होती है? पास ऑन होती है। तो अगर 2000 किलो कैलोरी नीचे है तो इसके ऊपर 200 किलो कैलोरी, इसके ऊपर 20 किलो कैलोरी, इसके ऊपर 2 किलो कैलोरी और इसके ऊपर 0.2 किलो कैलोरी, यानी सबसे ऊपर इस वाले पिरामिड में अगर हमने उदाहरण के तौर पर सबसे नीचे वाले स्तर पर 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से ऊर्जा को देखा, तो वो अपने टॉप वाले पर जो है वो यहां इस पिरामिड के अनुसार चूंकि 5वां स्तर है इसलिए वो मात्र 0.2 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष रह जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जो चीजें हमने क्लास में की हैं वही चीजें इसी तरीके से प्रश्न के रूप में ट्रांसलेट होकर आते हैं और मुझे लगता है कि अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। और मुझे खुशी है कि आप सभी लोग जो कि क्लास के ही छात्र हैं, ठीक है, और इनमें से कुछ नए भी मुझे दिख रहे हैं, तो आप सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इकोटोन, इकोटोन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इकोटोन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताएं एक बार मुझे। ओके, कोई बात नहीं अंजलि, कोई बात नहीं, आप जो है
जब भी आप क्लासेस करें वो अच्छी बात है, बट मैंने हमेशा बच्चों से कहा है, हमेशा मैं सभी से कहता चलता हूं, सभी से मैं कहता चलता हूं कि कभी भी आप क्वेश्चन आंसर के सेशन में जरूर पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि आप अपने जो भी आपका विचार है या जिस जिस तरीके से भी आपकी सोच बनती है आंसर के लिए, आपने क्या सोचा, किस आधार पर आप सोचकर आंसर करते हैं, उसके बेसिस पर आप आंसर जरूर करें, ताकि जब आपको सही आंसर पता चले, अगर सही है तो हो सकता है आपको बेसिस गलत हो, लेकिन आंसर सही होने से एक तरह से तो उत्साह बढ़ता है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो जब आपको रीजनिंग के साथ सही आंसर मिलता है तो वो ज्यादा लंबे समय तक याद रहता है। ये मैं आपको मनोविज्ञान बता रहा हूं, ये मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं, राइट। तो इसलिए जरूर पार्टिसिपेट करें आप। चलिए, इकोटोन शब्द का जो आंसर है वो क्या होगा, इसका आंसर दिया है किसने किसने, इसका आंसर आ गया है यहां से। ओके, मैं देख रहा हूं प्रभाकर बिंद से, है ना, ठीक है। प्रभाकर बिंद का आंसर बी, काजल, इशिता, चित्रा, नियति, इसके अलावा वीना, रेनू, रुचि अग्रवाल और रेनू, सभी का आंसर जो है वो बी आ गया है। जनता तो बिल्कुल सही सही आंसर कर रही है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप सभी सही आंसर कर रहे हैं, है ना, बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं चीजों को ध्यान से। अच्छा, मैं एक चीज और भी बताऊं, आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा टिपिकल करूंगा, थोड़ा सा इनको स्टेटमेंट के बेसिस पर ट्विस्ट करके लाने की कोशिश करूंगा। आज क्वेश्चंस कुछ डायरेक्ट रखे हैं क्योंकि पहला सेशन है और इससे थोड़ा आप लोग जो है वो अपने रिवीजन को जो है वो प्रॉपर एक धार दे पाए, इसलिए जो है इस तरीके के क्वेश्चन रखे। इसके बाद आगे आप खुद को तैयार रखेंगे ताकि अगर क्वेश्चन ट्विस्ट हुए, थोड़ा टिपिकल हुए, स्टेटमेंट के फॉर्म में आए तो भी आप सही आंसर करें, ठीक है। बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। जो इकोटोन शब्द होता है वो दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र होता है। इकोटोन के लिए मैंने आपको कई सारे लक्षण बताए हैं कि किसी इकोटोन क्षेत्र की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, ये मैंने सभी चीजें आपको क्लास में बताई हैं। और निश्चित रूप से पहला प्रश्न तो यही आता है कि इकोटोन क्या है, तो उसका आंसर है कि दो पारिस्थितिक तंत्र। मान लीजिए यहां पर हमारे पास दो पारिस्थितिक तंत्र है, एक है ए और दूसरा पारिस्थितिक तंत्र है बी। तो इन दोनों पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र है, जो इनका कॉमन एरिया है, जहां पर दोनों आके एक तरीके से फ्यूज हो जाते हैं, कुछ लक्षण इस पारिस्थितिक तंत्र के होंगे और कुछ लक्षण इस पारिस्थितिक तंत्र के होंगे। इस क्षेत्र को हम इकोटोन कहेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बताया है कि इकोटोन का जो क्षेत्र होता है, उस इकोटोन के क्षेत्र में इन दोनों बगल वाले पारिस्थितिक तंत्र के विशेषताओं के अलावा इसकी अपनी भी कुछ स्वतंत्र विशेषताएं होती हैं, जिनके लिए यह मुख्य रूप से जाना जाता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनको हम इकोटोन क्षेत्र के रूप में जानते हैं। उसमें से एक जिससे आप बहुत ज्यादा परिचित हैं वो है मैंग्रोव का क्षेत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके जो घास स्थल होते हैं ये भी इकोटोन के क्षेत्र में आ सकते हैं, जो कि आपके कंटीले वन और अर्ध सदाबहार वन के बीच का हिस्सा है। कंटीले वन और अर्ध सदाबहार के बीच का हिस्सा जो है वो घास स्थल के रूप में आएगा। या फिर आप एश्वरी का क्षेत्र देख सकते हैं। एश्वरी जो है ये क्षेत्र भी आप कह सकते हैं कि ये किसका है, ये इकोटोन के क्षेत्र में आएगा। तो ऐसे कई क्षेत्रों के बारे में आपको पता है, बट हमेशा जो बेसिक चीज है वो यही बताती है कि भाई दो इकोसिस्टम होगा, उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होगा या उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होगा, हम उसे ही इकोटोन का क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं हम। प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है आपसे, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संदर्भ में सही क्रम क्या है। देखें एक बार ध्यान से देखें। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संदर्भ में सही क्रम क्या है। जो क्रम आपको बताना है वो छोटे से बड़े क्षेत्र के अनुसार बताना है, छोटे से बड़े क्षेत्र के अनुसार बताना है। अभी हाल में ही ये चैप्टर खत्म किया हमने
इसलिए निश्चित रूप से जैव विविधता का चैप्टर खत्म किया और जैव विविधता में हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा। आपके लिए यहां पर भी उत्तर देना बहुत ही आसान है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां पर भी जनता खरी उतरेगी, जनता जो है वो बिल्कुल सही आंसर देगी। तो आइए जनता बताइए अपना अपना आंसर क्या है। सत्यवीर का आंसर बी आ गया है, रेणु का आंसर सी है, खुशी तिवारी का आंसर बी है, चित्रा साहू का आंसर बी, विशाखा का आंसर सी। अभी जनता में थोड़ा मतभेद है ना, कुछ वोट बी को मिल रहे हैं और कुछ वोट सी को मिल रहे हैं। बी और सी के बीच थोड़ा सा टसल है, लेकिन आप ध्यान से एक बार देखेंगे, नियति का आंसर जो है, नियति का आंसर सी है और एक जनता बिल्कुल अलग हटते हुए निर्दलीय उम्मीदवार की तरह डी आंसर कर रही है। ठीक है, डी आंसर यानी सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। राइट, देखिए हमें छोटे से बड़े क्षेत्र की ओर करना है, छोटे से बड़े क्षेत्र की ओर करना है। और इसमें मैं आपको बताऊं, वीना का आंसर सी आ गया है, रेणु का आंसर जो है, नहीं, रेणु का आंसर ऊपर में था, शायद रेणु का आंसर ऊपर में था सी, और नीचे रेणु के आंसर की जगह पर जो है वो इनका हंसने वाला इमोजी भी दिखाई दे रहा है। खैर, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि हम आंसर कर लें छोटे से बड़े क्षेत्र की ओर कैसे बांटेंगे। तो छोटे से बड़े क्षेत्र की ओर बांटने के लिए सबसे पहले यहां पर आप बाद वाला देख लें, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी और नेशनल पार्क। इसमें तो आप पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे कि जब भी यहां पर आंसर होगा वो वही होगा जहां पर लास्ट में बायोस्फीयर रिजर्व होगा। तो दो तो आपके ऐसे ही कट गए, और दो कटने के साथ ही मैं बताऊं कि किसने आंसर डी किया था। आंसर डी किया था प्रभाकर बिंद ने। प्रभाकर, आप ध्यान रखेंगे, जो बायोस्फीयर रिजर्व या जिसको हम हिंदी में जीवमंडल निचय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवमंडल निचय, ये सबसे बड़े क्षेत्र होते हैं, है ना, ये सबसे बड़े क्षेत्र होते हैं। अगर बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या काउंट कराऊं तो हमारे भारत में कुल मिलाकर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और इन 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 ऐसे हैं जिनको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो यूनेस्को के द्वारा चलाया जाता है उसका भाग बताया गया है। ठीक है, अंजलि चौहान ने अपना आंसर कर दिया है ए। अभी हम आते हैं इस पर। तो जीवमंडल निचय जो है वो सबसे बड़ा होगा। अब इनमें आप इसको तो छोड़ दीजिए, अब कंपैरिजन करना है सेंचुरी और नेशनल पार्क में, कंपैरिजन करना है सेंचुरी और नेशनल पार्क में। अगर आपको आज का सेशन याद है और शुरुआत के क्वेश्चन याद है तो हम लोगों ने देखा था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कई अभयारण्य आ रहे हैं, कई सेंचुरीज आ रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नेशनल पार्क जो होगा उसके अंदर अगर अभयारण्य आ रहे हैं तो अभयारण्य छोटे होंगे, यानी सेंचुरीज नेशनल पार्क से छोटी है और नेशनल पार्क जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए सबसे छोटा सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य, फिर राष्ट्रीय उद्यान और फिर जीव मंडल नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर कर सकते। तो जिन्होंने भी आंसर बी किया है वही जनता यहां पर जो है, जी बिल्कुल अंजलि, आप बी आंसर होगा, शायद नहीं, निश्चित तौर पर बी आंसर ही होगा। ठीक है, बी आंसर होगा। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही तो कमाल है ना, यही तो कमाल है। और मैं बार बार इसीलिए आपसे कहता हूं क्यों क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन करें, इसलिए क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन करें क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाएगा। और जब भी आप पकड़े जाएंगे वो क्वेश्चन, आप सोचिए अगर आप ये क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन नहीं करते शायद आपके दिमाग में यही बैठा रहता और आप एग्जाम में भी कहीं गलत करके आ जाते। कहीं, मैं ये नहीं कहता नेसेसरली आप बाद में पढ़कर भी सही आंसर कर सकते थे, बट इस तरीके से अब जब यहां आपका करेक्शन कर दिया गया ना, मैं आपको बताऊं 100% अगर ये प्रश्न आ गया या इससे पर आधारित कोई दूसरा प्रश्न आ गया तो निश्चित रूप से आप जो है आंसर सही करेंगे, निश्चित रूप से आप आंसर सही करेंगे। और इसलिए आप सभी लोगों को याद दिला रहा हूं कि एक बार इस सेशन को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ, जिनसे आप परिचित हैं, एक बार उनको भी शेयर करिए, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और उन्हें बताइए कि क्वेश्चन आंसर सेशन को ज्वाइन करना कितना आवश्यक है।
किस तरीके से वो अपने अंदर जो है जो भी उनकी तैयारी हो रखी है उसका असेसमेंट कर सकते हैं, राइट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16, रेड डाटा बुक यानी जो लाल किताब आती है, लाल किताब वो वाली नहीं जिसको कि आप कहते हैं वो आपका भविष्य वगैरह बताता है, वो वाला नहीं। ये जो है वो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, उसके द्वारा कोई बात नहीं, यही तो करेक्शन वाली चीज है ना। ये जो छोटे छोटे ह्यूमन एरर्स होते हैं जिनकी वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा कुछ और समझा कुछ और जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं, उसी का करेक्शन हम यहां पर कर सकते हैं इस क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन जरूर याद करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, और साथ के साथ अपने सहयोगियों सहपाठियों। एक तो कई लोग ऐसा होता है ना कि भाई उसको क्यों मैं बताऊं, उसको बताना जरूरी है, क्योंकि जब आप चीजें शेयर करेंगे तो उससे आपको जो है वो बहुत लाभ होगा, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, रेड डाटा बुक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? मैंने अभी आंसर बता दिया आपको, इसलिए इसका आंसर तो आप फटाफट दे ही देंगे, और वो है आंसर सी, है ना। आंसर सी है। रेड डाटा बुक जो है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये उसके द्वारा जारी की जाती है। विश्व में जितने भी संकटग्रस्त, है ना, विश्व में जितने भी संकटग्रस्त प्राणी हैं, उन संकटग्रस्त प्राणियों के कैटेगरी को उसने डिफाइन किया है इस रेड डाटा बुक में। और इस रेड डाटा बुक में जो है वो 9 कैटेगरी, है ना, 9 कैटेगरीज जो है वो डिफाइन की है। इन 9 कैटेगरीज में जीवों को बांटा है, और खासतौर से जो जीव हैं, जैसे कुछ जीव जो विलुप्त हो गए हैं पूरी तरीके से इस पृथ्वी से या सतह से, कुछ जीव ऐसे हैं जो वन्य क्षेत्र से विलुप्त हो गए हैं, कुछ अति संकटग्रस्त हैं, कुछ संकटग्रस्त हैं, कुछ संकटापन्न हैं, कुछ ऐसे हैं जो संकट मुक्त हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए आंकड़े नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में कोई असेसमेंट ही नहीं है। इस तरीके के जो है वो कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं। ऐसी 9 सूचियां या 9 वर्ग बनाए गए हैं जिनके अंतर्गत हर वर्ष IUCN अपडेट करता है कि कौन सा जीव किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, कौन सा जीव किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से IUCN यानी इंटरनेशनल, मैं नाम यहां पर लिख देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता है वो निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये जो IUCN है यही हर वर्ष जारी करता है, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। यूपीएससी के सेक्शन में या यूपीएससी के एग्जाम में इस सेक्शन से कई सारे प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, और वहां आपको बताऊं कि नए नए जो भी जीव एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में जा रहे हैं, या फिर किसी का संरक्षण करा के और उनकी ब्रीडिंग अच्छी करा के उनको वापस से एक पहले वाले वर्ग में डाल दिया जा रहा है, ऐसे जीवों को, ऐसे विशेष जीवों को के लिए यूपीएससी हर वर्ष लगभग क्वेश्चन पूछ रही है, और पिछले 3-4 वर्षों में ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछे हैं। तो एक तरीके से आपको अपने करंट अफेयर्स में उन जीवों पर जरूर नजर रखनी होगी जो कि भारत के क्षेत्र में या विश्व के किसी इंपॉर्टेंट क्षेत्र में जिनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, या जिनको IUCN के रेड डेटा बुक में जो है वो शामिल किया जा रहा है। और इस तरीके से आज सारी चीजें जो हैं वो चल रही हैं। ओके, बस कुछ क्वेश्चन और है, अभी तो कुछ समय दिया हुआ है एक्चुअली खुशी। तो आप, अगर आपका फोन बंद हो जाता है तो एक बार जो है बाद में, है ना, एक बार जो है वो बाद में आप इस सेशन के बाकी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चूंकि यहां पर सेशन जो है वो डिफाइंड है कि 2 घंटे का सेशन चलाना है, तो इसलिए आप सभी जो है, जो लोग जुड़े हुए हैं जुड़े रहे। अगर दुर्भाग्यवश किसी का फोन बंद हो जा रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि
आप जो है इस सेशन को बाद में देख लीजिए, है ना, बाद में एक बार देख लीजिएगा। कुछ ही क्वेश्चन आपके रहेंगे जो आप नहीं देख पाएंगे, बाकी की चीजें तो यहां तक आपने कर ही ली। चलिए, प्रश्न संख्या 16 तक आपने कर लिया है, 16 के बाद जो प्रश्न बचेंगे वो आप बाद में कर लीजिएगा। ओके, आइए प्रश्न संख्या 17 देखें। की स्टोन स्पीशीज का क्या अर्थ है? क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, की स्टोन स्पीशीज का क्या अर्थ है? आपसे पूछा जा रहा है कि की स्टोन स्पीशीज जो हैं उनका क्या अर्थ है। पहला, सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति। दूसरा, खाद्य श्रृंखला का प्रथम उत्पादक। तीसरा, ऐसी प्रजाति जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाती है। और चौथा, आक्रामक प्रजाति यानी इन्वेजिव स्पीशीज। आंसर करें, आंसर करें। 17 का आंसर आ गया है भाई, प्रभाकर बिंद, प्रभाकर बिंद, सत्यवीर सिंह, खुशी, नियति, इशिता, विशाखा, काजल। ये मैं नाम पढ़ता चल रहा हूं इसलिए क्योंकि सभी के आंसर सिमिलर हैं। वीना और प्रभाकर ने एकदम ताल ठोक के कहा है 100%, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, एक कार्यक्रम आता है न्यूज पर ताल ठोक के, तो उसी तरीके से जो है प्रभाकर बिंद ने भी ताल ठोक के कहा है कि 100% आंसर सी ही होगा। अगर आप समर्थन में हैं तो प्रभाकर ने जो 100% का साइन अपने आंसर के साथ बनाया है, आप सभी भी अपने आंसर के लिए उस 100% के साइन को जरूर ऐड कर सकते हैं। इधर देखिए ऐप पर अंजलि ने भी सी ऑप्शन जो है वो कर दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। मैं बिल्कुल जनता के साथ हूं भाई, जनता जनार्दन होती है, निश्चित रूप से जनता जो है वो उस चीज को समझती है जो सही होता है। तो यहां पर सही क्या है? ऐसी प्रजाति जो पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली में प्रमुख भूमिका निभाती है, उसे ही हम कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं। देखिए यहां पर ध्यान रखना है, सबसे अधिक संख्या में पाई जाने वाली प्रजाति को आप कीस्टोन प्रजाति नहीं बोलते। वो प्रजाति जो है वो किसी भी क्षेत्र में डोमिनेंट हो सकती है, बट कीस्टोन नहीं हो सकती। कीस्टोन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसमें शंका है, लेकिन सबसे अधिक संख्या में होना ये क्वालिफायर नहीं है कि वो कीस्टोन होगा। ठीक है, सत्यवीर ने भी ताल ठोक के सी आंसर ही किया है। ठीक, इसके बाद देखिए खाद्य श्रृंखला का प्रथम उत्पादक। ये जो प्रथम उत्पादक होंगे ये पादप होते हैं, लेकिन पादप, हर क्षेत्र के पादप जो हैं वो हमेशा कीस्टोन स्पीशीज कहे जाए ये आवश्यक नहीं। हर एक पादप कीस्टोन स्पीशीज कहे जाए वो आवश्यक नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई प्रजाति किसी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और वो उस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हुए उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना बनाने में और साथ के साथ उसके फंक्शनिंग में, उसके कार्यप्रणाली में जो है वो प्रमुख भूमिका निभाए, तो उसको आप कीस्टोन स्पीशीज बोल सकते हैं। बहुत सारी खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे कि जो उनके टॉप कार्निवोर होते हैं या जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं उनको कीस्टोन स्पीशीज मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके हट जाने से, किसी भी स्पीशीज को कीस्टोन स्पीशीज अगर कह रहे हैं तो उसका सबसे प्रमुख जो कारण है वो ये होता है कि अगर वो स्पीशीज हट जाए, अगर वो स्पीशीज जो है वहां से समाप्त हो जाए उस पारिस्थितिकी तंत्र से, तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और उसकी पूरी कार्यप्रणाली जो है वो क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। आप देखिए अगर किसी खाद्य श्रृंखला में या किसी फूड चेन में हम बाघ को मान लेते कि ये कीस्टोन स्पीशीज है, बाघ वहां से हट जाए, बाघ वहां से क्या हो जाए? हट जाए, तो आप देखिए बाघों के हटने से बाघ जिन जानवरों का शिकार कर रहे हैं उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे। अब वो जिन जानवरों को, अगर इनके नंबर बढ़ गए तो उनके नीचे वालों को देखें, वो जिन पशुओं को या जिन जानवरों को खा रहे हैं अगर वो मांसाहारी हुए तो वो जो जीव उसके नीचे वाली कैटेगरी में आएंगे वो सारे जो है वो ज्यादा संख्या में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद वाले क्या होंगे? अगर वो शाकाहारी होंगे, जिन जीवों को खाया जा रहा है वो शाकाहारी होंगे, तो जो वनस्पतियों की संख्या है या उनका जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे करके पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र है
वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी कार्यप्रणाली जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो कीस्टोन स्पीशीज होंगे वो ऐसे स्पीशीज होंगे जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाएंगे किसी भी पारितंत्र की संरचना बनाने में, और साथ के साथ उस की पारितंत्र की कार्यप्रणाली को बनाए रखने में। ठीक है, जहां तक आक्रामक प्रजाति या फिर इन्वेजिव स्पीशीज का सवाल है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो इन्वेजिव स्पीशीज होते हैं वो हमेशा, इन्वेजिव स्पीशीज जो होते हैं वो हमेशा ऐसे स्पीशीज होते हैं जो दूसरे प्रजातियों को समाप्त करने का कार्य करते हैं, या दूसरे प्रजातियों को जो है ग्रो नहीं होने देते, उनकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उनको आप इन्वेसिव प्रजाति या आक्रामक प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोलॉजिकल निश का तात्पर्य क्या है। मैं इसकी हिंदी भी लिख देता हूं यहां पर जिन लोगों को कंफ्यूजन हो। पारिस्थितिक निकेत, ठीक है, इकोलॉजिकल निश या पारिस्थितिक निकेत, इसका क्या तात्पर्य है। पारिस्थितिकी में इकोलॉजिकल निश का क्या तात्पर्य है। पारिस्थितिक निकेत में इकोलॉजिकल निश का क्या तात्पर्य है, बताएं जरा। ओके, 18 का आंसर आना शुरू हो गया। 18 का आंसर बी बता रहे हैं कौन कौन, विशाखा, प्रभाकर, खुशी, विकास सहनी, वीना, इशिता। जी, आप लोगों के आंसर बी हैं। इकोलॉजिकल निश क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रजाति की भूमिका और कार्य, ऐसा बता रहे हैं। 18 का आंसर। ठीक है, निश शब्द वैसे भी आजकल जो लोग भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग हैं उन सब लोगों को पता है कि निश का मतलब होता है कि कोई विशेष क्षेत्र, कोई विशेष क्षेत्र जिसमें किसी की अभियोग्यता जो है वो साबित हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा स्थान जो किसी विशेष कार्य के लिए जाना जाता है, या फिर कोई ऐसा संसाधन जो किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, उसको आप क्या बोल सकते हैं, निश बोल सकते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई प्रजाति अगर ऐसी भूमिका निभाती है जिसकी वजह से उसे विशेष रूप से जाना जाता है, या उस प्रजाति के द्वारा किया जाने वाला कोई कार्य जिसके लिए उसे विशेष रूप से जाना जाता है, या फिर वो प्रजाति किसी कार्य को उस पारिस्थितिकी तंत्र में किसी विशेष स्थान पर करता है, तो फिर आप उस क्षेत्र को उस पारिस्थितिकी तंत्र का पारिस्थितिक निकेत या फिर इकोलॉजिकल निश बोलते हैं। निश्चित रूप से जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो सही आंसर है, और मेरे ख्याल से जनता जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए, इसे कहते हैं ऊर्जावान होना। खुशी तिवारी जो हैं अभी पीछे कह रही थी कि उनके मोबाइल में 1% चार्ज बचा है और इसलिए वो क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी, लेकिन अभी देखिए जब उन्होंने बोला था तो उस समय 12:33 हो रहे थे और अभी 10 मिनट का समय हो गया, लगभग 12:43 होने वाले हैं। ठीक है, अभी 12:42 हो रहा है, तुरंत ही हो जाएगा। इनका मोबाइल अभी तक चल रहा है, तो ये मोबाइल को भी उत्साह है, मोबाइल भी चाह रहा है कि जो क्वेश्चन उसके सामने आ रहे हैं उसे आप पढ़ सकें और आप पढ़कर जो है गेन कर सके चीजों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मोबाइल भाई। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजाति की भूमिका और कार्य, प्रजाति की भूमिका और कार्य। चलिए, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, निश बोलते हैं, इकोलॉजिकल निश। अच्छा, एक चीज आप लोग बताएं, क्वेश्चन करने में कैसा लग रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, लग रहा है कि आप कुछ पढ़ कर आए हैं, कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है या नहीं आ रहा, बताएं एक बार। कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है,
जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, जो पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद आप आंसर कर पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। विकास सहनी ने ए आंसर किया था, लेकिन विकास अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर बी होगा। बिल्कुल, देखिए ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है, सिर्फ पढ़ पढ़ के नहीं होगा। अभी पीछे जब मैं क्लास ले रहा था तो किसी ने क्लास में कहा भी था कि सर क्वेश्चन आंसर के सेशन होने चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज ही करवा दीजिए, जिससे कि हमें ये पता चले हम कहां तक पढ़ाई कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आंसर के सेशन अगर आपके चलते रहेंगे तो आप इतने अच्छे से तैयार हो जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन जो है यहीं पर पूरी तरीके से होगा। आपको शायद अलग से बहुत ज्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। तो वो काम हम कर सकते हैं। मैं सर लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, राकेश सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, यही प्लेटफॉर्म से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर राकेश सर सुन रहे होंगे, ठीक है, या फिर हमारे जो एकेडमिक हेड सर हैं वो सुन रहे होंगे, तो मैं सर लोगों से कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आंसर के सेशंस को जारी रखें, है ना, ऐसे क्वेश्चन आंसर के सेशन को जारी रखें, ताकि बच्चों का रिवीजन बहुत ऑटोमेटिकली होता रहे। और बच्चों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में जितना मजा आता है, उससे आप वो मजे मजे में पढ़ाई भी कर लेंगे और उनका समय भी जो है वो उनको पता नहीं चलेगा। देखिए अंजलि यहां कह रही है कि अंजलि ने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस सेशन में मतलब उनको आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है उन्हें सेशन। ठीक है, आप लोग इसी तरह सेशन में ज्वाइन करते रहिए 19th। और अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से यह भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने सहयोगियों, सहपाठियों, साथ में पढ़ने वाले सभी को, है ना, जो पढ़ रहे हो। अब भाई जो नहीं पढ़ रहा है, जिसे सिर्फ रील देखना है, तो उसके लिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिन्हें पढ़ना है निश्चित रूप से आप उन तक शेयर करिए, बात पहुंचाइए। भाई आप जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करो यार, क्या असेसमेंट होना जरूरी है ना। आइए 19th नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या कहलाता है? अंतिम और स्थायी चरण, उसका जो अंतिम और स्थायी चरण है वो क्या कहलाता है? यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि जब ये क्वेश्चन मैं बना रहा था तो उस समय बता रहा था, ठीक है, उस समय मुझे ये लग रहा था कि ये जो टॉपिक है वो हमारा डिस्कस नहीं हुआ है और इसलिए इस टॉपिक का डिस्कशन जरूरी है। आज जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास करेंगे तो मैं लास्ट में ये सेक्शन जरूर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, आप सभी लोगों से ये कह रहा हूं। यहां पर आपको मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूं, ताकि आप जो है जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप क्लास में इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको जो है वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। वैसे अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो आप अपना आंसर करिए। पारिस्थितिक अनुक्रमण का अंतिम और स्थायी चरण क्या कहलाता है? अगर मैं आपको बताऊं, आप इसमें अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करें, आप इसमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करें, तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जो चीज पूछी जा रही है प्रश्न में, अगर आप ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें तो भी आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करें। देखिए आंसर 19th का जो आ रहा है वो मेरे ख्याल से सी है ना, सी आंसर जो है वो आ रहा है। बिल्कुल, आप सभी जो है वो रिवीजन जारी रखें और रिवीजन के साथ साथ जो है सेशंस क्वेश्चन आंसर के जो है वो जरूर करते रहें। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन कर रहे हैं उसे भी ज्वाइन करें, और साथ के साथ ये जो सेशंस चल रहे हैं उन्हें भी ज्वाइन करें। बिल्कुल जरूर ज्वाइन करें इसे। देखिए जब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैंने बोला प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है। अंजलि ने आंसर किया है, मैं अभी बस क्लियर कर देता हूं। अंतिम और स्थायी, जब भी अंतिम मूवी देखने जाते हैं और मूवी के अंत में, अंत की चीज अगर आपको नहीं पता है तो आपसे क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स क्या था, मूवी का क्लाइमैक्स क्या था, यानी अंत जो था उसका वो कैसा था।
तो मूवी का क्लाइमेक्स खुशी वाला होगा, गम वाला होगा, किस तरीके का क्लाइमेक्स होगा, वो अंतिम हिस्सा होता है। तो इसी तरीके से अगर कोई इकोलॉजिकल सक्सेशन है, नहीं आता है आपको क्वेश्चन, कोई बात नहीं, प्रश्न में कुछ चीज ऐसी की वर्ड के फॉर्म में दी गई होती है जिससे आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो यहां भी आप देखें, परिपूर्ण समुदाय या फिर चरम समुदाय, जिसको आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, वो इस पारिस्थितिक अनुक्रमण का अंतिम और स्थायी चरण होगा। ठीक है, बाकी सेरल स्टेज, श्रृंखला यानी सेरल क्या होता है, और प्रारंभिक समुदाय यानी पायनियर कम्युनिटी क्या होता है, आज की जब क्लास करेंगे तो मैं इस क्लास में आपको प्रॉपरली पूरे तरीके से डिस्कस करके बताऊंगा। ये एक पोर्शन मिस हो गया है क्लास में, तो इसको जरूर मैं आपसे बताऊंगा कि सक्सेशन कितने तरीके के होते हैं और उस सक्सेशन में कौन कौन से स्टेजेज आते हैं, सक्सेशन क्या कहा जाता है, या पारिस्थितिक अनुक्रमण किसे बोलते हैं, इन सारी चीजों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। 20th क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, मैंग्रोव इकोसिस्टम में न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य है। मैंग्रोव इकोसिस्टम में न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कारण है, न्यूमेटोफोर्स जो है इनका मुख्य कार्य है। न्यूमेटोफोर्स का क्या कार्य है ये आपको बताना है मैंग्रोव प्लांटेशंस में। खारे पानी को अवशोषित करना, प्रकाश संश्लेषण करना, जल में प्रजनन करना, जड़ों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। बताएं जरा, आंसर बताएं। बीसवा का आंसर डी आ गया है। खुशी तिवारी का, प्रभाकर बिंद का आंसर डी, विशाखा का आंसर डी, रेणु का जो है वो आंसर डी, वीना का जो आंसर है वो है डी। ठीक है, जब आप नेताओं को भाषण देते हुए सुनते हैं तो नेता बोलते हैं कि भाई लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता विजयी होती है। ठीक है, मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन यहां पर हमारी क्लास में इस सेशन में निश्चित रूप से एक अच्छा लोकतंत्र देखने को मिल रहा है और यहां जनता विजयी होती जा रही है। ठीक, तो यहां जनता ने आंसर किया है डी। ज्यादातर लोगों का जो आंसर है वो डी है। हालांकि पार्थ जो कि जनता से थोड़ा हट कर बता रहे हैं, पार्थ ने आंसर किया है ए, और अनुराग झा उनके नीचे आए हैं, उन्होंने आंसर किया है डी। ठीक, तो अनुराग तो जनता की तरफ है, लेकिन यहां पर जो है, पहले तो भाई बहुत बहुत बधाई अनुराग, और मुझे भी बधाई, नेमसेक है ना अनुराग। ओके, चलिए, तो यहां पर मैंग्रोव इकोसिस्टम या न्यूमेटोफोर्स जो है, न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं। न्यूमेटोफोर जो है ये विशेष प्रकार की जड़ें हैं। ठीक है, और ये जड़ें जो हैं ये क्या काम करती हैं कि मैंग्रोव, आपको पता है कि मैंग्रोव के जो वृक्ष होते हैं, मान लीजिए ये दलदली क्षेत्र है और मैंग्रोव के जो वृक्ष हैं इस तरीके से, ठीक है, मैंग्रोव के ये जो वृक्ष हैं इस तरीके से ये यहां पर लगे हुए हैं। ठीक, तो इनसे जो है वो विशेष जड़ें निकली होती हैं, इनसे विशेष जड़ें निकली होती हैं, जो जड़ें नीचे दलदल के क्षेत्र से क्या होता है ऊपर की ओर आ जाती हैं, है ना। दलदल के क्षेत्र से ये जो है वो ऊपर की ओर आ जाती हैं, और दलदल के क्षेत्र में चूंकि आपको पता है, दलदल के क्षेत्र में जो है आपको पता है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो वृक्षों को ऑक्सीजन मिल पाए, भाई वृक्ष भी सजीव हैं और जो सजीव होते हैं उनको श्वसन की आवश्यकता होती है, और सजीव श्वसन में, कोई भी सजीव हो श्वसन के लिए ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। तो जो न्यूमेटोफोर्स है ये विशेष प्रकार की जड़ें हैं जो दलदली क्षेत्र से ऊपर निकल आती हैं इस तरीके से, और ऊपर आने के बाद इन्हीं को क्या बोलेंगे, इन्हीं को हम न्यूमेटोफोर्स बोलेंगे, न्यूमेटोफोर्स बोलेंगे। और ये जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं यही क्या करते हैं, ऊपर आकर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायुमंडल से
जो ऑक्सीजन वो फिर वृक्ष के अंदर पहुंच जाता है। तो इसलिए इसमें जिन्होंने भी डी आंसर किया, यानी जनता फिर से समझदार निकली, जनता ने जो है वो सही आंसर दे दिया है डी। जनता ने सही आंसर दे दिया है डी। अंजलि समझ में आ गया न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? समझ में आया न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन का अवशोषण, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर किया। ओके, प्रश्न संख्या 21, प्रश्नों की संख्या की शुभ संख्या पर पहुंच गए हम लोग, और ये आ गया आपके सामने प्रश्न संख्या 21। भारत में सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया था? अभी अभी कुछ क्लासेस पहले हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व वाला हिस्सा खत्म किया है। अब यहां पर आपका टेस्ट है और आपसे पूछा जा रहा है बहुत आसान सा प्रश्न कि भारत में जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कौन सा है, बताएं जरा। बताएं, आंसर आ गया है विशाखा का आंसर सी, स्टडी व्लॉग। भाई आप अपना नाम बता दें जिन्होंने भी स्टडी व्लॉग लिख रखा है, नाम बताएं प्लीज। अनुराग झा का आंसर सी आ गया है, इशिता का आंसर सी, वीना का आंसर सी आ गया है, प्रभाकर बिंद का आंसर सी ही है, नीलगिरी, ठीक है, और रेणु का आंसर भी जो है वो सी आ गया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी आंसर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अच्छा, राज्य कोई बताएगा मुझे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों के अंतर्गत आता है या किसी एक राज्य के ही अंतर्गत है? कोई बताएगा मुझे, किसे याद है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों के अंतर्गत आता है? रुचि अग्रवाल का आंसर सी आ गया है, बट मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि किसे याद है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो किन राज्यों के अंतर्गत आता है, किसे याद है? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों राज्यों में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भाई देखिए, जहां पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी है सिर्फ उतना ही हिस्सा नहीं, बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा जो है वो काफी बड़े क्षेत्र में आता है, तो इसलिए इसमें कर्नाटक के भी कुछ हिस्से जो है वो शामिल हो जाते हैं, और साथ के साथ केरल और तमिलनाडु तो है ही। पहली चीज ये तो आपको याद है। दूसरा आप बताएं, कोई बात नहीं, लेकिन अंजलि मुझे लगता है अब आपको ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए मैं स्क्रीन पर आपके आंसर देख रहा हूं, आपकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई ऑफलाइन क्लास ये नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आप जब यहां पर कुछ चीज बताई जा रही है, एक बार अगर आप हमारे साथ साथ बोल लेंगे, एक बार आप अगर हमारे साथ साथ बोल लेंगे किस राज्य में, आप जहां पर भी बैठे हैं वहां पर अगर आप आराम से बोल लें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, किसी भी तरीके से बोल ले, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपके माइंड में फीड हो जाएगी और आप जो है हमेशा के लिए ये चीज याद रख पाएंगे। ओके, तो बिल्कुल सही आपका आंसर है जिन्होंने राज्य बताया। बाकी बताएं, देखिए यहां पर कुछ चीजें और भी बताई हैं, जैसे पार्थ ने इसे बताया कि इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो है ना, यूनेस्को के मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया गया वर्ष 2000 में। यहां पर उनके यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात। और एक अच्छी चीज इन्होंने बता दी, उससे आपको और ज्यादा अच्छे से ये याद हो पाएगा कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है किन राज्यों में आता है। इन्होंने लिखा आंसर केकेटी। बहुत बहुत थैंक यू पार्थ, बहुत बहुत थैंक यू।
केकेटी यानी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। याद रखिए, ये बहुत अच्छी बात है। केकेटी से मुझे याद आ गया और मैं अपने स्कूल के दिनों में वापस लौट गया। मैं बताऊं आपको, आप सब लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करता हूं और अपने उन पूज्य गुरुदेव को यहीं से सादर नमन करता हूं। एक हमारे स्कूल में हमारे सर हुआ करते थे, कृष्णकांत तिवारी सर, के तिवारी सर, हमें हिंदी पढ़ाया करते थे। वैसे तो बड़े प्रिय थे और हमें भी बहुत प्रेम दिया उन्होंने, लेकिन कभी कभी उनके डस्टर से मार भी खाई है अपने इन हाथों पर। लेकिन आज उनका पढ़ाया हुआ और उनके द्वारा सिखाई गई हिंदी का जो प्रभाव है मुझ पर, वो शायद आपको दिखता होगा। उन्होंने मुझे, जो हम लोग चूंकि बिहार से आते हैं इसलिए हमारे उच्चारण में बड़ी क्लिष्टता होती है, हमारा उच्चारण जो होता है वो हिंदी का सही नहीं होता। लेकिन शायद आप ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि मैं जो हिंदी बोलता हूं उसमें थोड़ी कोशिश करता हूं कि शुद्धता रहे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि के तिवारी सर के हाथ से जो उनके डस्टर की मार इस हाथ पर खाई है, उसकी वजह से आज सर मैं शुद्ध हिंदी बोल पाता हूं। और इसलिए आपको बहुत बहुत यहीं से नमन है। और मैं इन सारे बच्चों से ये कहूंगा कि ऐसे टीचर का, हर एक इस तरह के टीचर का आपके लाइफ में होना बहुत आवश्यक है, जो आप में एक बड़ा सुधार ला पाए। ठीक है, तो आप सभी लोग जो हैं अपने अपने शिक्षकों की बात माना करें। चलिए, मैं अगर शिक्षक न भी आप मुझे माने, एक इंस्ट्रक्टर माने, तो भी मैं ये चाहूंगा कि आप जो है मेरी बात माने और जो हमारा अनुभव है वो हम अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप सभी उस अनुभव का जरूर फायदा उठाएं। ठीक है, रेनू ने कई और जो इंफॉर्मेशन है वो यहां पर शेयर की है। जैसे उन्होंने बताया है कि इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र में नीलगिरी, मुदुमलाई, वायनाड, नागरहोल, साइलेंट वैली, बांदीपुर, है ना, ये सारे जो क्षेत्र हैं, संरक्षित क्षेत्र जो हैं, वो इनके अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आप जो है इस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को जरूर याद रखें। और ये जो प्रश्न संख्या 21 है, यहीं पर आज अपना सेशन खत्म करते हैं। इसी प्रश्न के साथ हम सेशन को जो है यहां पर आज समाप्त करते हैं। लेकिन कल फिर आप 11 बजे हमारे साथ होंगे। 11 बजे जो है वो हम इस सेशन को फिर से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से आगे या फिर प्रश्न संख्या 22 से आगे जो है हम चलेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए और कई सारी जानकारियों को इकट्ठा करेंगे और अपने रिवीजन को और ज्यादा सही करेंगे और ज्यादा इसको जो है वो फास्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे उत्साह के साथ इस पूरे सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप लोगों से यह गुजारिश है कि कल आप सभी शामिल हों और उसके साथ साथ अपने मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों सबको इन्फॉर्म करें और सबको इस सेशन में जोड़ें, ताकि सभी लोग जो हैं वो इस सेशन का फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप लोगों का इंतजार रहेगा आप सभी लोगों का कल के सेशन में। थैंक यू।